रवि भैया प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम भाई। क्या हो गया रवि भैया, ऐसे भटक के चल रहे हैं आप? अरे भटक के नहीं, लटक के चल रहे हैं। क्या हो तो गया? बहुत दर्द है इसमें, दर्द? टेवना में, और वही ला परेशान है। अरे सब डॉक्टर सब को दिखाए, इतना पुर्जा हो गया है, इतना और दवाइयों इतना हो गया है, बाकी ठीक है नहीं हो रहा है। हाँ। अरे रवि भैया तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, कसरत वसरत नहीं करते हैं? अरे तो हमरा करे आगे तब न करेंगे। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो योग का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम कभी सुने हैं? वो सब तो थोड़ा बहुत सुनाई दिया, बाकी योग के अंतर्गत जो है ये तो तुरंत ठीक हो जाएगा ये रोग जो है। अरे अरे भाई तुम इतना बोल रहे हो, बाकी कोई एक जानकारी देने वाला होगा तब न वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताओ ना भाई। रवि भैया योग का प्रशिक्षण देने के लिए दर्शना सोनी मैडम बगीचे में आई हुई हैं। चलिए चल करके उनसे मिलते हैं, जानकारी भी ले लेंगे, योग का प्रशिक्षण भी ले लेंगे और आपके बीमारी के बारे में भी जो है उनसे पूछ लेंगे कि कैसे ठीक होगा। हाँ हाँ। तो मतलब वो बताएंगे तो हमारा ये इलाज ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बताएंगे क्या, चलिए चलिए साथ में करते हैं और क्या। ए भाई तो हमारा ले चलो जल्दी से। चलिए ना साथ में चल के चलो करते हैं। चलो चलिए चलो चलिए। अरे रुको यार, धीरे धीरे। रवि भैया ये है दर्शना मैडम, ये योग का प्रशिक्षण देती हैं। और आप बता रहे थे ना कि आपके घुटने में दर्द है और भी कई तरह की बीमारी से आप जो है जूझ रहे हैं, अस्पताल का चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैडम बता रही थी कि हर रोग योग से ठीक हो सकता है। तो हम बोले कि हमारे रवि भैया हैं, उनको हम जो है आपसे मिलवा देते हैं मैम। अगर ऐसा हो सकता है तो वो जो है रोग मुक्त हो सकते हैं। मैम ये है हमारे रवि भैया, हमारे ग्रामीण हैं। प्रणाम प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे गांव में आई हैं और हम लोग को योग के माध्यम से स्वस्थ करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो हमको भी स्वस्थ कीजिए। हम सुने हैं कि योग से बहुत बीमारी ठीक होता है, तो मैंने क्या क्या योग से क्या क्या हो सकता है? देखिए योग जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति है हमारी, ठीक है, हमारी ऋषि मुनियों की देन है ये। और इससे हम कह सकते हैं कि समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। समग्र स्वास्थ्य में आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, यहाँ तक कि अगर हम इसकी गहराई में उतरे तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, योग ऐसी पद्धति है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। योग में ऐसा नहीं है कि जो रोगी है वही करें, जो स्वस्थ है और आगे भी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं उनको योग को जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। क्योंकि योग जो है एक जीवन शैली ही है, एक यौगिक जीवन शैली है जिसको अपनाने के बाद हम अपने स्वास्थ्य को दिन दूनी रात चौगनी मतलब स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, यानी आपका कहना ये है कि अगर मान लिया बीमार व्यक्ति है वो तो उससे योग से ठीक होगा ही होगा। हाँ, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। बाकी अगर योग करता रहे तो वो बीमारी शायद ना हो। हाँ, बीमारी शायद ना हो, या हो तो गति उसकी धीमी हो। अच्छा मैडम एक बात और अभी आप बोले कि जैसे योग से जो है लोग भावनात्मक रूप से भी ठीक हो सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि योग करेंगे पैर, हाथ, हृदय, सारे पार्ट पुर्जा जो भी शरीर का है वो स्वस्थ हो सकता है। लेकिन जो भावनात्मक रूप से बता रहे हैं मैम, तो ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। जरूर जरूर। आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर देने जा रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा आप। देखिए, भावनात्मक रूप से योग हमें स्वस्थ ऐसे बनाता है कि जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, प्राणायाम करते हैं, तो हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अपने शरीर, योग का जो एक परिभाषा ये भी है कि योग हमें जागरूक बनाता है। योगा इज अवेयरनेस। ठीक है, योग हमें जागरूक बनाता है अपनी क्रियाओं के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने सोचने समझने की क्षमता के प्रति। तो जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जैसे जैसे हम अपने श्वासों को लयबद्ध बनाते हैं, श्वास प्रश्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे वैसे हम अपने विचारों पे भी नियंत्रण करना शुरू करते हैं। और जब हम विचार भावनाओं को खुद ही देखने लग जाएं तो हम जो भी दूषित विचार जो हमारे मन में आते हैं, ठीक है, भावनात्मक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? जब हम अच्छा सोचें अपने लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की बातें सोचें, तो वो भावनात्मक स्वास्थ्य का ही रूप है। तो जब हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अपने अंदर समझने लग जाएं, उसके बाद हम उसको प्रदर्शित करें, बाहर परिलक्षित करें, तो धीरे धीरे हम भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त कर ही लेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ मैडम कि अगर योग से करने लगे हम लोग और योग के माध्यम से, तो हम तो अपने दिमाग पर भी काबू पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योग के माध्यम से कहते हैं कि
मतलब अपने मन को हम इतना ज़्यादा वश में कर सकते हैं कि हम सही गलत का मतलब करने दूरदर्शिता आ जाती है हमारे निर्णय अंदर। लेने की क्षमता सही, है। हाँ, निर्णय लेने की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तभी तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, क्योंकि जब तक मन आपके साथ नहीं होगा तब तक शरीर कैसे स्वस्थ होगा। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ मैम कि योग जो है सिर्फ शारीरिक एक्टिविटी ही नहीं है, नहीं है। शारीरिक एक्टिविटी के साथ साथ मानसिक संतुलन बना के बनाए रखना बिल्कुल। भी योग के माध्यम से संभव है। हाँ, यानी अगर आप योग के योग माध्य- करते हैं यानी योग के माध्यम से हम लोग बहुत तरह से अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, अच्छा मैडम, एक बात हमको ये कहना है कि जैसे मान लिया कि योग तो हम करवे करेंगे, आप हमको बतावे कीजिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन क्यों क्या योग के लिए कोई सीमा भी है कि बच्चा करे या बूढ़ा करे या ना करे? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये सब नहीं बातें नहीं, जरा योग जो है वो मतलब एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भी कर सकते हैं। अच्छा। उसका उसमें एक वेरिएशन है कि किस उम्र के व्यक्ति किस तरह का योग करेंगे, हाँ। ठीक है। क्योंकि योग कह सकते हैं कि योग एक तरह समुद्र है जिसमें आपका बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है, ठीक है। डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति की क्षमता क्या है, वो किस तरह का योग कर सकते हैं, उनके शरीर की क्षमता, उनके मन की क्षमता मतलब क्या ये हुआ है। कि क्षमता के अनुसार हर उम्र के लोग योग कर सकते हैं, हाँ। ये चीज हुआ। तो और करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज का जैसा परिवेश है, अगर उस परिवेश में हम योग से नहीं जुड़ते हैं तो आज न कल हमें जुड़ना ही है, लेकिन बीमार हो के जुड़ेंगे। तो अगर हम, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल है, अगर इस तरह का लाइफ स्टाइल तो हम जीते ही हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल जीते हैं। अगर इस लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, यौगिक जीवन शैली को अपनाते हैं, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब जब तक हम जी रहे हैं, एक अच्छी लंबी जिंदगी ना जी के बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। वाह मैडम, एक बात दिमाग में ये आ रहा हाँ, जरूर है पूछिए। कि मान लिया कि जैसे आपके कहने के अनुसार कि जिसकी जितनी क्षमता उसी तरह से योग वो कर सकता है, हाँ, हाँ, लेकिन सारे लोग कर सकते हैं। हाँ, सारे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी योग प्रशिक्षक के सामने अपना योगासन करें? कि देखिए, योग जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो आप थ्योरी तो बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, जब आप कैसे करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जब तक आप सामने बैठ के एक योग प्रशिक्षक के सामने बैठ कर उनसे प्रैक्टिकल ना देखें, या फिर वो आपको ना देखें कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी बॉडी की नीड क्या है, माइंड की नीड क्या है, तब तक वो कैसे गाइड करेंगे आपको। और अगर आप खुद से करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो इसलिए जब भी योग करें, शुरुआत के दिनों में 3 महीने 6 महीने किसी न किसी योग प्रशिक्षक के अंतर्गत ही योग को सीखना चाहिए, जिससे वो आपको सही मार्गदर्शन करें और उसका आपको पूर्ण लाभ मिल सके। मैडम, एक शब्द है प्राणायाम, ये भी शायद कोई योग एक्सरसाइज ही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा समाज में जो है लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो प्राणायाम क्या है मैम, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, प्राणायाम भी योग का ही अंग है, जिसमें आसन प्राणायाम इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, अगर प्राणायाम का संधि विच्छेद किया जाए तो प्राण प्लस आयाम, ठीक है। मतलब प्राणों का आयाम, मतलब प्राणों का नियंत्रण, संचारण या उसकी वृद्धि, ठीक है, उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम कैसे लाभ करता है, जाहिर सी बात है कि जो हमारा शरीर है वो एक ऊर्जा पे काम करता है, ठीक है। ये ऊर्जा के निकल जाने से ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऊर्जा जो है हमारा, वो प्राण है, ठीक है। उसका ही सूक्ष्म रूप, मतलब ये बहुत सूक्ष्म रूप है। हाँ, तो ये बहुत सूक्ष्म रूप है। तो जो ऑक्सीजन, उसको प्राणवायु कहा जाता है। तो प्राणवायु को ही प्राणायाम में बढ़ाया जाता है, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और हम स्वस्थ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ मतलब ये प्राणायाम, बात हम ये सुनना चाह रहे थे कि आप कहें भी कुछ थोड़ा सा प्राणायाम को करके दिखा दिए, ताकि हम लोग भी हम लोग लाभ भी ले सीख रहे सकें। हैं। जरूर इतना ठीक अहम है। बात तो है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए कोई भी ध्यानात्मक पोज में बैठेंगे, जैसे कि ये सुखासन में भी बैठ सकते अच्छा, हैं, ये ठीक है। हाँ, नहीं तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जो जैसे जिनकी क्षमता वैसा उनको करना है, ठीक है। जैसे मैं पद्मासन में बैठ गई, आप लोग सुखासन में बैठ गए। अब हम लोग करेंगे बक्षीय श्वसन और उदरीय श्वसन, जिसको थॉरेसिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, ठीक है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे इस तरीके से। अब पहले हम बक्षीय श्वसन करेंगे, श्वास भरेंगे और बक्ष में ले जाएंगे पूरी तरह, और ये उभरेगा, रोकेंगे थोड़ी देर, फिर श्वास छोड़ेंगे, बक्ष अंदर चला जाएगा और श्वास एक्सहेल, हाँ, बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 5 बार करेंगे।
हो गया हमारा वक्षीय श्वसन, फिर हम उदरीय इसको श्वसन 5 बार करना है। पाँच अभी तो बस हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप उसके हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट बढ़ा कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से। इसके बाद अब उदरीय श्वसन करेंगे, श्वास को भरेंगे और सीधे हम उदर में ले जाएंगे। अच्छा। ठीक है, लंग्स को फैलने नहीं देंगे, उदर को फैलाएंगे, फिर बचा हुआ श्वास से लंग्स को फैलाएंगे। उसके बाद मैडम ठीक है, ये हमारा हो गया वक्षीय उदरीय श्वसन, इन्हीं दोनों को मिला के बनता है यौगिक श्वसन। ठीक है, इसका भी 3 बार अभ्यास करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले श्वास को भरेंगे, पेट में ले जाएंगे, फिर बचा हुआ श्वास लंग्स में आने देंगे, फिर श्वास को लंग्स से निकालेंगे, फिर पेट से। इस तरीके से 1 बार हुआ, इसको हम 3 बार करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूर्ण हुआ। ध्यान रखना है कि शरीर एकदम, जब भी आप किसी भी तरह का प्राणायाम या आसन कर रहे हैं योग में, तो आपका पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। स्पाइन जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। देखिए, आप पूछ रहे थे कि प्राणायाम का क्या लाभ होता है। देखिए, प्राणवायु हमारे माइंड को, बॉडी का 20% जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन है, हमें हमारे माइंड को नीड होता है। तभी हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी पे कंट्रोल कर पाते हैं, मूवमेंट में या किसी भी तरह की जो क्रियाएं होती हैं। जाहिर सी बात है, ब्रेन ही वो क्रियाएं करता है। तो अगर ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तो वो क्रियाएं सही से हो पाती है। फिर ऑक्सीजन हमारे सेल के रिग्रोथ में, सेल के जनरेशन में, हर चीज़ में वो कार्य करता है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है तो हर एक ऑर्गन, उनकी जो फंक्शनिंग है वो सही रूप से हो पाती है। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बीमार, गहरी से मतलब क्रोनिक डिजीज को भी प्राणायाम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये तो प्राणायाम हम जानिए गए, लेकिन सुना है कि और सारा प्राणायाम है। हाँ, देखिए, ये जो है ये बेसिक है। ठीक है, और बाकी प्राणायाम के बहुत प्रकार है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूँ, 1-2 बता देती हूँ मैं, जिससे आप अपने अभ्यास करके उससे थोड़ा तो लाभ ले ही। ठीक है, जैसे कि अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है शास्त्रों में। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करते हैं, हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं। ठीक है, उसको रोकते हैं थोड़ी देर, जिसको अंतःकुंभक कहा जाता है, फिर दाएं नाक से उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने श्वास छोड़ा, फिर उसका दाहिने नाक से ही उसी श्वास को, मतलब फिर से श्वास लेते हैं, फिर अंतःकुंभक करते हैं, फिर बाएं नाक से छोड़ देते हैं। ये पूरा आपका नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। एक बार कर लो। हाँ, जरूर। ठीक है, मैं वही दिखाने जा रही थी आपको। ठीक है, पूरी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। इस तरह प्रणव मुद्रा बना लें, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रणव मुद्रा ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को दबाएं, बाएं नाक से श्वास लें। यौगिक ब्रीदिंग को फॉलो करते ही श्वास लेंगे, फिर रोकेंगे थोड़ी देर, श्वास को दाईं नासिका से रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, फिर श्वास को दाईं नासिका से लेंगे, बाईं नासिका से छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये अभ्यास में आप पारंगत होते जाएंगे, और भी ज़्यादा इसमें नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हम कपालभाति करेंगे, जो कि षटकर्म में भी माना जाता है। षटकर्म मतलब क्लिंजिंग प्रोसेस में भी आता है, और प्राणायाम भी कहा जाता है जिसको। ठीक है, इसके 3 प्रकार है, जिसमें हम लोग यहाँ सिर्फ बात कर कपालभाति करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको अपना जो शरीर है उसको कमर कर बिल्कुल सीधी ही रखना है, और आप ज्ञान मुद्रा ही बना सकते हैं, घुटने को भी पकड़ सकते हैं। इसमें आपका उदरीय श्वसन प्रश्वसन होगा। श्वास आपने लिया, उसको पूरी तरह भर लिया, और उसके बाद श्वास आपको उदर से ही छोड़ना है, ना कि लंग्स से। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो उदर के मतलब एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो उदर पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो उनका स्टिमुलेशन होता है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होती है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, और भी अनेकों लाभ हैं। ठीक है, तो हम शुरू, आप देखें, उसके बाद आप भी अभ्यास करें।
शरीर में किसी प्रकार कोई अनावश्यक मूवमेंट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रीद आउट होगा जो कि एब्डोमिनल रीजन से होगा, एब्डोमिनल रीजन से होगा। तो इस तरीके से आपको कपालभाति करना है, ठीक है। और इसका यही है कि ये बॉडी में ऊर्जा और उष्मा लाइक गर्मी उत्पन्न करता है। तो आइए हम फिर भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। इसमें भी दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह आपका जो ओठ है वो लगा ही रहेगा, चिपका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कंठ से भभरी की तरह गुंजन निकालना है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। इस तरीके से आप भ्रामरी का अभ्यास 7 टाइम्स, मतलब 7 बार, 9 बार या 15 बार या सिर्फ 6 मिनट का भी आप कर सकते हैं। इसमें रिसर्च भी किया गया है, काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आप प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैडम ये सबसे तो बहुत लाभ मिलवे करेगा। बाकी हम ये चाह रहे थे कि जो बीमारी के लिए हम आए हैं वो तो हम पूछबे नहीं किए। हाँ, जरूर। इतना अच्छा लग रहा था कि हम अपना बीमारी भूल जा रहे हैं। अब देखिए हमको थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, ये हमारा ये घुटना में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, तो क्या अच्छा। इसके लिए भी कुछ उपाय है? हाँ, बहुत। वो कैसे? योग के माध्यम से ही इनको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है, इसमें सुधार लाया जा सकता है। बाकी दवाइयों में तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप पेन किलर खाइएगा, फिर जैसे ही प्रभाव समाप्त, फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम फिर आपकी समस्या पे भी कुछ ध्यान दे देते हैं। जरूर जरूर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को दंड आसन में बैठना पड़ेगा। जिस भी आसन में है उससे रिलीज होकर दोनों पैरों को सामने फैलाइए, ठीक है। हाँ, ऐसे फैला। हाँ हाँ, ऐसे फैलाइए दोनों पैरों को, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग करने जा रहे हैं सबसे बेसिक है योगासन में, ठीक है। इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसमें हर एक जॉइंट का होता है। तो अभी आपके घुटने के लिए है और अभी समय भी कम है हमारे पास, तो हम थोड़ा ही करेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा तो असर हो और आप उसको करें तो थोड़ा लाभ मिले आपको, ठीक है। जो सबसे पहला है वो है जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है, पंजे जो है हमारे, उसका मूवमेंट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल श्वास छोड़ेंगे और उसको मोड़ लेंगे। हाँ, पूरा शरीर सीधा होगा। जिस भाग को हम मोड़ रहे हैं, जिस भाग में मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा ये पूरा सीधा कीजिए अपने, हाँ, अपने तलवे को बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ पंजों को मोड़ेंगे, पूरा मोड़िए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए सीधा करेंगे, ठीक है। और पैर बिल्कुल दबे हुए, सरफेस मतलब सतह से लगे हुए। श्वास छोड़ें, फिर मोड़ें, फिर श्वास लेते हुए इसको सीधा करें। इस तरीके से 2 से 3 बार अभी करेंगे। बाकी आप जब अभ्यास करें नियमित रूप से तो इसको आप बढ़ा सकते हैं 10 बार, 15 बार, 20 बार। तो ये मैडम जो हथवा इसे रखना ही रख लें। हाँ, अभी आप नहीं अगर सीधा रख पा रहे तो आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे करके भी सीधा कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, यहाँ पीछे सपोर्ट लेके जब ठीक होने लगे तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, सीधा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब जो दूसरा अभ्यास है ये तो हमारे पंजों का हो गया। अब दूसरा कौन सा जॉइंट है, टखनों का। तो टखनों का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से श्वास लेते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे जितना सीधा कर सके, पंजे बाहर की ओर, फिर श्वास लेते ऊपर, ठीक है। उठाना नहीं है घुटना। हाँ, पूरा पैर जो है दबा रहे, जितना ज़्यादा उसका नेचुरल जमीन से जुड़ा रहे। फिर श्वास लेते ऊपर करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से हम 3 बार कर लिए। आपको समझ में आया होगा, खिंचाव हुआ होगा, आपका पिंडलियों में हुआ होगा, घुटने के नीचे हुआ होगा। हाँ, तो इस तरीके से ये अगर अच्छे से किया जाए तो इसका लाभ होता है। अब जो थर्ड है हमारा वो है रोटेशन का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चक्र बनाएंगे। जितना ज़्यादा गोल और बड़ा चक्र बनाए, ऐसे नहीं, पैर नहीं हिल रहा है। अच्छा, ये नहीं। हाँ, पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा, उसको सपोर्ट करेगा जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। पहले एक दिशा में करेंगे, फिर उसके विपरीत दिशा में करेंगे। हाँ, और जितना ज़्यादा हो सके हमारा पैर स्थिर रहे, सिर्फ और सिर्फ टखने से मूवमेंट हो। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से और भी आगे अभ्यास है। जैसे इसी तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, और दोनों हाथ को फैलाएंगे। सबसे पहले तो मुस्टिका बंद करेंगे, जो कि सबसे पहला अभ्यास है हाथों के मूवमेंट में। एक एक जॉइंट को खींचेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए मुस्टिका बनाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे आपका पूरा हाथ खींचा हो, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, सीधा और पूरा स्ट्रेच्ड। फिर
श्वास छोड़ते हुए बंद करें, फिर श्वास। मैडम एगो बात दिमाग में फिर आ गया हाँ हाँ जरूर कि पूछिए। जब पूछिए रहे तो हमारे जो भाई है ना बड़का, वो बीपी से बड़ा ग्रस्त रहता है, माने बीपी का हाई बीपी का। एग्जैक्टली मैम, आजकल ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या योगासन में इसका भी कोई प्रावधान है? ब्लड प्रेशर सुधारने को का? मेंटेन करने के लिए हाँ हाँ, जैसे आप प्राणायाम जो मैंने बताया आपको कि भ्रामरी करें, आप नाड़ी शोधन करें, ये प्राणायाम से तो बीपी सही होगा ही होगा। ठीक है, बाकी ये है कि जितना हार्ट का हेल्थ अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका बीपी सही रहेगा। जैसे कि आप गौमुख आसन कर सकते हैं, सब आसन जो है वो बहुत ही अच्छा उपाय है गौमुख आसन से भी ज़्यादा, क्योंकि सब आसन में हम लेट कर पूरे शरीर के हर प्रकार की गति का, वेग का ध्यान करते हैं। और जितना ज़्यादा हम पहले ही मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा हम अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक होंगे उतना ही ज़्यादा उस पर नियंत्रण कर सकेंगे। मैडम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे गांव में जो है महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है काम करती हैं, और गर्भवती जब वो होती हैं तो उस दौरान क्या ऐसा कोई योग है कि वो करें तो उनका बच्चा जो है हेल्दी हो? क्योंकि अभी भी मैडम बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि बैलेंस डाइट जो है नहीं मिल पाता है। तो अगर योग में कुछ ऐसा है जिसको करने से बच्चा हमारा हेल्दी हो, तो हमारे गांव की महिलाओं के लिए अगर कुछ बता सकते हैं तो प्लीज़। हाँ जरूर जरूर, देखिए बैलेंस डाइट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आहार से ही शरीर का निर्माण होता है। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो फिर लाभ योग भी करने की क्षमता नहीं रहेगी हमारे अंदर। लेकिन हाँ, योग अगर हम करते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जिससे हमारे जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसकी क्षमता बढ़ती है, जिससे बच्चे तक न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाता है, और हमारा जो ये गर्भाशय है उसकी मांसपेशियां भी मजबूत हो पाती हैं, क्षमतावान हो पाती हैं। एक बार उसको करके मैडम दिखा दीजिए। हाँ हाँ, देखिए मतलब जब स्त्रियां जब गर्भावस्था के समय होती हैं तो वो आराम से सिंपल आसन कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम लोग बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर इसी को हम अगर रोक के रखें, ठीक है, ये हमारा बद्धकोण आसन है। ये क्या करता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ाता है हमारे यूट्रस के रीजन में, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को भी, हमारे हर एक सेल को भी, जिससे वहाँ की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, एक आसन आपने ये कर लिया। आप पद्मासन वगैरह भी कर सकते हैं, इसमें पद्मासन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैडम इतना अच्छा जानकारी तो मिल ही गया, बाकी एक वो बीमारी हम लोग के गांव घर में भी फैला हुआ है, वो शुगर। अच्छा। तो शुगर के लिए मैंने कोई उपाय अगर इसमें हो तो हमको बताया जाए। हाँ हाँ जरूर, देखिए आहार तो आप सही रखें ही, लेकिन उसके साथ साथ योग को करके जो समस्या उत्पन्न हुई है हमारे शरीर में, जैसे कि अग्नाशय की समस्या है ये, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, तभी डायबिटीज तभी मधुमेह हो जाता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके हम योग के माध्यम से अपने अग्नाशय को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए, उसके लिए भी हम एक दो आसन आपको बता देते हैं, जिसको आप देख लें। बाकी कभी आप करना चाहें तो सही तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से दोनों पैरों को फैलाना है और दंडासन में आ जाना है। ठीक है, दंडासन में आने के बाद हमें क्या करना है, अपने दाएं पैर को मोड़ना है और मोड़ के घुटने के पास लाना है, पंजे को पूरी तरह नहीं, अंदर नहीं लाना है। इस तरीके से ही आपका पंजा घुटने से थोड़ा बाहर ही होगा। श्वास लेना है, दोनों हाथों को उठाना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें अपने रीढ़ को मोड़ना है, अपने कमर को मोड़ना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने दाएं हाथ को बैक साइड ले जाएंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को पकड़ेंगे और जितना ज़्यादा हो सके साइड में देखने का प्रयास करेंगे, या फिर पीछे भी हम देख सकते हैं। पूरी बॉडी सीधी रहेगी। एक समस्या और है मैम, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वो थायराइड की समस्या है। तो अगर कोई आसन थायराइड के लिए हो तो बताने का जो है कष्ट करें। हाँ जरूर जरूर, देखिए थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपर एक हाइपो। तो दोनों ही थायराइड में अलग अलग आसन करते हैं। ठीक है, ऐसा थायराइड ग्लैंड को अगर स्वस्थ रखा जाए योग अभ्यास के माध्यम से तो वो प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हार्मोन का ज़्यादा या कम सिक्रेशन से ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके लिए हम एक तो नेक रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हाइपर हाइपो दोनों ही कर सकते हैं। मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। ठीक है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। श्वास लेते हुए पूरा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। एक स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप है श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ।
तीसरा जो अभ्यास है उसको इस तरीके से करेंगे, श्वास लेंगे बीच में, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह ट्विस्ट करेंगे गर्दन से, कंधा नहीं जाएगा, पूरा शरीर स्थिर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गर्दन से मूवमेंट होगा। ये हमारा तीसरा अभ्यास हो गया। चौथा अभ्यास जो है तीनों को मिला के है, इसको करेंगे, चक्र बनाना है गर्दन से, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मतलब ये चारों करने से थायराइड वाला समस्या समाधान हो सकता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए आपने इतनी अच्छी जानकारी दी मैम, इसके लिए हम सभी की ओर से जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप लोगों ने सुना और इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। गांव घर के दर्शकों, आपने आज का कार्यक्रम जो देखा उसके बारे में अगर आपके बारे में कोई विचार उत्पन्न हो रहा हो या कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो उसके बारे में आप हमने जानकारी ले सकते हैं। कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, तो हमारी पूरी टीम को आज इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।